नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉक टेस्ट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट से जो है किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो है मॉक टेस्ट के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था और उसमें हमने जो है 85 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उन 85 क्वेश्चंस को मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत बता दिए। शायद वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से जो है मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर को जो है पॉइंट आउट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, जिस वजह से जो है छोटी छोटी गलतियां करके जो है क्वेश्चंस को गलत कर दिया। अब गलत तो कर दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं। बस उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। बस गलती तो हो गई। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे पॉइंट आउट करवाया, मेल किया मुझे कि सर आप इन क्वेश्चंस के आंसर को एक बार देख लें, हो सकता है कि आपसे गलत हो गए हैं। बट ऐसे कोई बात नहीं है, आप हमें क्वेश्चंस डिलीवर करें, आंसर तो हम खुद भी एक बार जो है देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब चैनल पे आ गए हैं जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कैपेबिलिटी जो है रखते हैं और उनका दिल भी बड़ा है। तो ऐसी छोटी गलतियाँ अगर हो जाती है तो माफ़ भी कर सकते हैं वो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मॉक टेस्ट 1 को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जब हम दूसरा मॉक टेस्ट लाएंगे तो उसमें हम एरिया को वाइड कर देंगे और क्वेश्चंस लेवल को मॉडरेट रखेंगे। फिर तीसरा जो मॉक टेस्ट लाएंगे उसमें हम एरिया को नैरो कर देंगे और क्वेश्चंस लेवल को टफ कर देंगे। फिर उसके बाद जब हम चौथा मॉक टेस्ट लाएंगे उसमें हम एरिया को भी वाइड कर देंगे, क्वेश्चंस लेवल को भी टफ कर देंगे और ऐसा करके मैं आप लोगों को जो है प्रो लेवल तक ले जाने की कोशिश करूँगा। तब आप लोग वहाँ पर मुझसे कंप्लेंट नहीं करेंगे कि सर यहाँ पे तो बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को जो शुरू से देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे जो है चीज़ों को ऑर्डर वे में किया जा रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर भी। सबसे पहले यहाँ पर उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जहाँ पर हमने जो है मिस्टेक किया था पिछले वाले पार्ट में। सब पहला क्वेश्चन है कर्सर क्या है, यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है। तो हमने बता दिया था कि कर्सर पॉइंटिंग डिवाइस है, पर कर्सर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, पर कर्सर जो है थिन ब्लिंकिंग लाइन है और ये थिन ब्लिंकिंग लाइन जो है ज़्यादा क्लोज लग रहा है यहाँ पर। कर्सर पॉइंटिंग डिवाइस तो हमारे माउस है, जॉयस्टिक्स वगैरह वगैरह जो रहती है वो हमारे पॉइंटिंग डिवाइस रहते हैं। कर्सर जो है थिन ब्लिंकिंग लाइन है, तो इसका बी सही आंसर है, आप लोगों ने एक बार देख लेना है। व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर, जो यूनिट रहती है स्पीड ऑफ प्रिंटर की काउंट करने की, उसको वो कौन सी रहती है, ये हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर। तो यहाँ पे जो है पहले के ज़माने के जो सदियों पुराने जो प्रिंटर रहते थे वो कैरेक्टर पर मिनट के हिसाब से जो है प्रिंटिंग की जो मेजरिंग यूनिट रहती थी वहाँ पे उनकी स्पीड कम रहती थी, तो वहाँ पे कैरेक्टर को जो है मेजर किया जाता था, यूनिट जो है मेजर की जाती थी कैरेक्टर की। और अब उसके बाद जो डॉट पर इंच प्रिंटर आते हैं, ये जो है हमारे हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स की जो इमेजेस रहती है जहाँ पे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे डॉट पर इंच के हिसाब से जो है हम मेजरिंग यूनिट को लेते हैं। वहाँ जो ग्राफिक्स की क्वालिटी रहती है वो डॉट पर प्रिंट के हिसाब से रहती है। बट हमारे जो आजकल मॉडर्न ज़माने के प्रिंटर है उसे हम पेज पर मिनट के हिसाब से जो है मेजरिंग यूनिट रहती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने गलत कर दिया था। द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूज़र टू सर्फ द इंटरनेट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है जो यूज़र को अलाउ करता है इंटरनेट को सर्फ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सर्च इंजन बता दिया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है और वेबसाइट में भी लिखा हुआ है कि ब्राउज़र भी लिखा हुआ है कई जगह पे तो सर्च इंजन भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर्च इंजन और ब्राउज़र के बीच डिफरेंस क्या रहता है। सर्च ब्राउज़र वो होता है जो हमारे इंटरनेट को एक्सेस देता है, ठीक है, और सर्च इंजन वो रहता है जो हमारे ब्राउज़र के अंदर हमारे इंटरनेट को जो है सर्व करता है कि हमें वर्ल्ड वाइड वेव का यूज़ करके जो है इंटरनेट को सर्व करता है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ब्राउज़र ही यहाँ पे सही आंसर रहेगा क्योंकि ब्राउज़र के अंदर ही आता है ना सर्च इंजन भी। तो इसका डी सही आंसर रहेगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने गलत कर दिया था। अब आगे देखते हैं कि आगे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक योर कंप्यूटर आर नोन एज, फिजिकल कंपोनेंट जो रहते हैं जो हमारा कंप्यूटर बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर बोलते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। एट डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, यूजफुल
इन्फॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करता है, तो वो कौन रहता है? कंप्यूटर रहता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो है ए सही आंसर है। बैकअप ऑफ द डेटा फाइल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट, ठीक है, अगर हम किसी भी डेटा फाइल्स को बैकअप क्रिएट कर रहे हैं या बैकअप कर रहे हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए लॉस ऑफ डेटा, ठीक, कि हमारा डेटा जो है लॉस नहीं हो जाए, हमारे पास उसका बैकअप रहे, उसके लिए हम जो है बैकअप को क्रिएट करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है लॉस ना हो जाए। व्हाट इज़ द करेक्टिंग एरर इन प्रोग्राम कॉल, ठीक है, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है और उसे हम करेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डीबगिंग बोलते हैं। ए इसका सही आंसर है। इसमें क्या रहता है कि हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो ये उसे ऑटोमेटिकली उसे जो है करेक्ट कर देता है और हमारा प्रोग्राम जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट कर देता है, तो उसे हम डीबगिंग बोलते हैं। ए इसका सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान है और बहुत अच्छे भी है। 1 GB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 1 GB जो है कितने के बराबर मतलब यहाँ पे रहता है कि अप्रोक्सीमेटली किस वैल्यू के बराबर यहाँ पे रहता है? तो सबसे पहले हमने देख लेना है कि गीगाबाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे बाइट्स की, तो 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाता है और 1024 बाइट्स मिलके जो है 1 किलोबाइट बनाते हैं और 1024 किलोबाइट मिलके जो है 1 MB बनाते हैं और 1024 MB मिलके जो है क्या बोलते हैं 1 GB बनाते हैं। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला बी इसका सही आंसर है। जब हम 1024 और 1024 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारे पास जितनी जीरो यहाँ पर है, मतलब जीरो में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछी गई है ना यहाँ पे, तो इसकी बी जो है सही आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं, चेक द ऑड टर्म आउट, ठीक है, ऑड टर्म आउट हमने यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे ऑड टर्म आउट कौन सी है। तो लिनक्स, यूनिक्स और विंडो तो हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है करंटली यूज नहीं होता, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इसको, यूनिक्स भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑड टर्म आउट कौन सा है? इंटरनेट यहाँ पे ऑड टर्म आउट है। द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, जो एरर रहता है जो कंपाइलर द्वारा पॉइंटेड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे बोलते हैं हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड, ठीक है, जो हमारा प्रिंटर रहता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने वाला मोड कौन सा रहता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो वो जो मोड रहता है वो पोर्ट्रेट मोड रहता है, तो बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू हैव ए डेटा एंड स्लाइड नंबर अपीयर ऑन एवरी स्लाइड। तो यहाँ पर एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा बेस्ट वे है जो हमारे डेटा और स्लाइड नंबर को जो है एवरी स्लाइड पे जो है प्रिंट कर दे या डिस्प्ले कर दें, वो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। तो हम लोगों को पता चल गया है कि भाई जो है फुटर या फिर हेडर ही रहते हैं जो हमें मैक्सिमम टाइम जो है अपने स्लाइड नंबर पे रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? चूज़ इंसर्ट। सबसे पहले अपने ऑफिस में जाना है, वहाँ पे इंसर्ट आपको ऑप्शंस मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आगे आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन मिलेगा, तो फिर आपने उस पर क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आपने स्लाइड टैब, वहाँ पे कोई भी टैब खुलेगा स्लाइड वाला टैब, उस पर आपने क्लिक करना है और फिर वहाँ पे आपने डिज़ायर ऑप्शन जो भी आपको, जैसे कि आपने फुटर को वहाँ पे शो करना है या फिर हेडर को शो करना है या फिर कोई डेटा को रिप्रेजेंट करना है अपने किसी भी अपनी स्लाइड में, तो आप वहाँ पे से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी इसका सही आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर, इनमें से वो कौन सी कमांड है जो आपके कंप्यूटर को रिबूट करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ए है, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है उसके बाद ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। आप लोगों ने अगर इसको देखना होगा, इस कमांड को अपने कंप्यूटर में परफॉर्म करके, तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पे कोई जो है टास्क जो है पहले बैकग्राउंड में रन करना होगा ताकि ऑटोमेटिकली एकदम रिबूट ना हो जाए। बट जब आप इसको करेंगे तो आपसे एक बार पूछेगा कि भाई आपका कंप्यूटर में जो है टास्क ओपन है कि आप इसको रिबूट करना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, विच फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन सेट ऑफ नंबर इन एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में जो है वो कौन सा फंक्शन रहता है जो लार्जेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करता है? तो इसका सही आंसर है डी इसका सही आंसर है। मैक्सिमम जो है वो फंक्शन रहता है हमारे एक्सेल में जो हमें लार्जेस्ट कैलकुलेशंस को देता है।
द वर्ड फंक्शन दैट करेक्ट टेक्स्ट हैज़ यू टाइप इज रेफर टू हैज़, ठीक है। तो वर्ड में ऐसा कोई फंक्शंस रहता है जो आपके टेक्स्ट को जो है करेक्ट करता है अपने आप से, तो उसे हम किस से रेफ़र करते हैं, तो उसे हम रेफ़र करते हैं ऑटो करेक्ट से, हम उसे रेफ़र करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यूर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड, ये तो दोबारा जो है क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, तो इसका बी सही आंसर है। पोर्ट्रेट ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन, ठीक है। तो या फिर इनमें सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो सिलिकॉन वैली जो है बेंगलोर को बोलते हैं। और बेंगलोर को क्यों सिलिकॉन वैली बोलते हैं, इसको जो है वहाँ पे हमारे नेशनल लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर सिटी है ये इंडिया की बेंगलोर, और इसे जो है आईटी कैपिटल भी बोलते हैं और सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से वो कौन सी है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो हम लोगों को पता है बेसिक, कोबोल और फॉर्ट्रन तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, कई बार हमने इस क्वेश्चंस को किया हुआ है। तो लोटस जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा कॉमन डेटा एलिमेंट है जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वे में जो है प्लेसेस किए गए हैं, रखे गए हैं। तो ये हम लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे करने में मुझे भी जो है काफ़ी टाइम लग गया था। बहुत सारे इंटरनेट वेबसाइट में जो है डी इसका सही आंसर दिया हुआ है और बुक्स में भी डी इसका सही आंसर दिया हुआ है, बट मेरी रिसर्च के बाद पता चला है कि इसका सी सही आंसर है। अब देखते हैं कि सी क्यों इसका सही आंसर है। तो हम लोगों को पता है कि ग्रुप ऑफ बाइट्स मिलके क्या बनाते हैं, करैक्टर बनाते हैं, और ठीक है। तो और हेडिंग्स ऑफ टेबल मिलके क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं, और हेड टेबल्स की हेडिंग में किसका यूज होता है, करैक्टर का यूज होता है। ग्रुप ऑफ फील्ड मिलके क्या बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड मिलके क्या बनाती है, फाइल बनाते हैं, और कलेक्शंस ऑफ फाइल मिलके क्या बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं कि डी क्यों सही आंसर नहीं है। हमें पता है कि 8 बिट मिलके जो क्या बनाते हैं, बाइट्स बनाते हैं, ठीक है। तो 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, ग्रुप ऑफ बाइट्स मिलके करैक्टर बनाते हैं, हेडिंग्स ऑफ टेबल मिलके जो क्या बनाती है, फील्ड बनाती है, बट यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिकॉर्ड लिख दिया गया है। जबकि हमें पता है कि ग्रुप ऑफ फील्ड मिलके क्या बनाती है, रिकॉर्ड बनाती है। तो डी इसलिए जो है सही आंसर नहीं है। बाकी आप भी देख लेना एक बार। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द असिस्टेंट इज, असिस्टेंट क्या है हमारे इसमें जो रहता है कंप्यूटर में, असिस्टेंट एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट प्रोवाइड हेल्प एंड सजेशन, ठीक है। तो असिस्टेंट क्या रहता है हमारे कंप्यूटर में, जो एनिमेटेड कैरेक्टर रहता है जो हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, हेल्प एंड सजेशंस को प्रोवाइड करवाता है। तो बी इसका सही आंसर है। वट डू यू प्रेस द एंटर द करंट डेट इन एस एल, ठीक है। अगर हमने अपने सेल में करंट डेट को एंटर करना है तब हमें जो है इनमें से कौन सी शॉर्टकट कीज को जो है परफॉर्म करना होगा ताकि हमारे सेल में जो है करंट डेट जो है इंसर्ट हो जाए। तो इसका ए सही आंसर है। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन जब हम प्रेस करेंगे तब हम करंट डेट में जो है सेल को एंटर, करंट सेल में जो है डेट को एंटर करेंगे। और ये हमने जो है MS एक्सेल वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑक्टल नंबर 237 इज इक्वल टू द बाइनरी नंबर, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्टल नंबर है 237, ये बाइनरी के किस नंबर के इक्वल है, ये हम लोगों को बताना है। और जब हम बाइनरी मतलब कोई भी नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें जो है एक फार्मूला याद रखना होगा। जैसे हमें यहाँ पता है 8421, ये हमारा फार्मूला है जो हमारे ऑक्टल नंबर को जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है, या किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। सबसे पहले आपने 8421 फार्मूला को याद कर लेना है। मान लो बात की हमने जो है टू को जो है बाइनरी नंबर में डिजिट करना है, तो हम जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 कहाँ प्लेस कर रहा है, 8421 यहाँ पे 2 प्लेस कर रहा है, वहाँ पे हम 1 लिख देंगे और आगे पीछे हम 00 लिख देंगे, ठीक है। जब हम 3 को यहाँ पे देखेंगे कि 3 को हम कैसे राइट करते हैं बाइनरी नंबर में, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 + 1 मिलके क्या बनाता है, 3 बनाता है। तो 2 पे भी हम 1 लिखेंगे और 1 पे भी हम 1 लिखेंगे और 84 पे जाए 00 कर देंगे। ये 8421 जो फार्मूला है ये हमें अपने माइंड में इमेजिनेशन करके याद करके बनाना है। हम इसे लिखेंगे नहीं, ऐसे माइंड में इमेजिनेशन बनाएंगे। जैसे हमने 9 को अगर बाइनरी नंबर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 8 + 1 मिलके क्या बनाता है, 9 बनाता है। तो जहाँ पे 8 वाला प्लेसेस रहेगा वहाँ पे 1 लिख देंगे, बाकी बीच में 00 लिखेंगे, जहाँ पे 1 वाला प्लेसेस रहेगा वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये 9 रहेगा बाइनरी नंबर में। यानी हम अगर अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड में 9 प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को 1001 वाला सिग्नल जाता है, या
1001 वाली इन्फॉर्मेशन बिट में इन्फॉर्मेशन जाती है, और यही लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट वगैरह वगैरह जो कंप्यूटर समझता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ऑक्टल नंबर 237 को हमने किस में कन्वर्ट करना था, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारा लास्ट डिजिट है 7 जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 9 होता बाई द वे 7 की जगह, तब हम यहाँ पे 4 डिजिट लेते, जैसे वहाँ पे 9 पे 4 डिजिट आ रहे थे ना, बट यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो है 3 डिजिट हम लेंगे। तो यहाँ पे जो है 7 को जो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 2 + 1 मिलके क्या बनाते हैं, 4 + 2 6 + 1 कितना होगा, 7 हो गया। तो ये तीनों जो है 111 आ जाएगा, 7 111 आ जाएगा। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 011, ठीक है। 2 + 1 मिलके क्या बनाता है, 3 बनाता है, तो इसको हम जो है 3 लिखेंगे। और 2 कैसे लिखते हैं, 2 की जगह हम 1 लिखेंगे, 0 की जगह 1 की जगह हम 0 लिखेंगे, और 4 की जगह भी 0 लिखेंगे। तो 010 कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब हम ऑक्टल नंबर 237 को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 111 जो है हमारा बाइनरी नंबर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर सिस्टम को जो है बाइनरी डिजिट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। और सबसे मेन क्या है, फॉर्मूला मेन है, और फॉर्मूला में जो नंबर हम वहाँ पे दिए होंगे तो उसको हम 1 1 करेंगे, जो हमारे नंबर नहीं आते एडिंग करके उसको हम 0 0 रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हम स्किप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज, ठीक है। कोई टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जिसे हम CPU के साथ अटैच करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बफर बोलते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। ए पेरिफेरल डिवाइसेस यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इज, ठीक है। कोई पेरिफेरल डिवाइसेस रहते हैं जिसे हम वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनमें से वो कौन सा है, ये हम लोगों ने बताना है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, फ्लॉपी डिस्क को भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कार्ड रीडर को भी यूज़ करते हैं, और CRT को भी यूज़ करते हैं। तो इसका डी सही आंसर है। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। ए करेक्टरिस्टिक ऑफ द ASCII कोड इज, ठीक है। तो हम लोगों ने बताना है कि ASCII कोड की करेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ASCII क्या स्टैंड करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसका क्या वर्क रहता है कि ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है किसी स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट में, दैट, और ये अलाउ करती है किसी कंप्यूटर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ASCII के बारे में पता होनी चाहिए। और यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक का जो सही आंसर है वो सी है। इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम होलोरिथ कोड, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है होलोरिथ कोड से, तो सी इसका सही आंसर है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ m सेकेंड, कोई डेसिमल है यहाँ पे जो इक्विवेलेंट है m सेकेंड्स की, तो वो हमने बताना है। ये क्वेश्चंस जो है बुक में भी जो है इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर जो है ए दिया हुआ है। और जब मैंने और इस पर रिसर्च की तब पता चला है कि वहाँ पे क्या किया हुआ है कि जैसे टाइम की ऐसा यूनिट क्या रहती है, सेकंड रहती है, जैसे हावर, मिनट और सेकंड, ठीक है। तो इन्होंने सेकंड ऐसा यूनिट रहती है टाइम की, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि सेकंड के बाद क्या आता है मिली सेकंड, मिली सेकंड के बाद क्या आता है माइक्रो सेकंड। जो यहाँ पे स्मॉल m रिप्रेजेंट किया है वो बुक्स ने जो है माइक्रो सेकंड को ले लिया है। तो अगर माइक्रो सेकंड यहाँ पे पूछा जाता तो 0.0000001 जो या ए हमारा ऑप्शन है ये रहना था। बट हमें पता है कि माइक्रो जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, माइक्रो तो जो है u और फिर u के टाइप से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो वो माइक्रो रहता है। यहाँ पे m स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिली सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें पता है कि एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड्स रहते हैं, एक सेकंड में मिली सेकेंड रहते हैं 1000 मिली सेकेंड रहते हैं 10⁻³ जो रहता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका सही आंसर रहेगा। अब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे मिली सेकेंड पूछा जाएगा, चाहे माइक्रो सेकेंड पूछा जाएगा, चाहे नैनो सेकेंड पूछा जाएगा, हम लोगों को जो है कॉन्सेप्ट हमारा सही हो गया है। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ है। मिली सेकेंड पूछा होगा तो 10⁻³ से हमने डिवाइड करना है, माइक्रो सेकेंड पूछा होगा तो 10⁻6 से हमने डिवाइड करना है, और नैनो सेकेंड पूछा होगा तो 10⁻9 से हमने डिवाइड करना है। तो हमारे ऑप्शन जो है आंसर आ जाएंगे। आगे देखते हैं ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ड सिस्टम इज, ठीक है। तो कार्ड सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाली इनमें से, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका ए देखते हैं, स्लोनेस इन प्रोसेसिंग डेटा। ये भी करेक्टरिस्टिक रहती है कि वहाँ पे जो है डाटा को प्रोसेसिंग करने में जो है स्लोनेस आ जाती है, स्लो हो जाता है कई बार। यूजिंग कार्ड हैज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए भी हम कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रांजेक्शन करने के लिए जो हम कार्ड का यूज़ करते हैं। नीडिंग ए लार्ज डाटा स्टाफ, ठीक है। तो डाटा को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है लार्ज स्टाफ की ज़रूरत पड़ती
करती है। तो डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर, तो डी इसका सही आंसर है। द डेली प्रोसेसिंग ऑफ करेक्शन टू कस्टमर अकाउंट बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द प्रोसेसिंग मोड ऑफ, ठीक है। तो अगर हमारी डेली करेक्शंस रहती है कस्टमर अकाउंट में, तो हम उसके लिए जो है उसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रोसेसिंग मोड का कौन सा है, इनमें से ये हम लोगों ने बताना है। और इसका ए सही आंसर है, बैच प्रोसेसिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग मोड ऑफ डेली ऑपरेशंस ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है। द रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इज डिफाइंड हैज, ठीक है। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन को जो है कंप्यूटर से रिट्राइवल कर रहे हैं, फिर से जो है रिकवर कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं या उसे किस टर्म से डिफाइन करते हैं, आउटपुट टर्म से डिफाइन करते हैं। द इंडिविजुअल विद इन द ऑपरेशंस ग्रुप हु ऑर्डिनरी यूजेज ए वैरायटी ऑफ कीबोर्ड डिवाइसेस इज द, कोई इंडिविजुअल है ऑपरेशंस ग्रुप में जो ऑर्डिनरी ऑफ मतलब वैरायटी ऑफ कीबोर्ड्स को जो है ऑर्डिनरली यूज़ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री क्लर्क बोलते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस, इनमें से कौन से मतलब पैकेजेस रहता है जो हम कंपोजिशंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी है, पेज मेकर हम यूज़ करते हैं। फॉक्स प्रो क्या है, ये हम लोगों ने बताना है। फॉक्स प्रो जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, और ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिंग नंबर, ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर का इन्वेंटर कौन था, जहाँ जहाँ पे जो है नंबर को ऐड किया जाता था, तो इसका सही आंसर है पास्कल, डी इसका सही आंसर है। हु रॉट द बुक कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन, द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो इनमें से कौन है जिसने जो है बुक लिखी है कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन, ठीक है, जो फर्स्ट बुक थी पर्सनल कंप्यूटर पर, तो इसका सही आंसर बी है, टेड नेल्सन ने ये बुक लिखी हुई है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना, और इस तरह के और भी क्वेश्चन याद कर लेना कि आप सब पूछ ही लें, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड, ठीक है, चार्ल्स बाबेज ने इनमें से क्या इन्वेंट किया था, डिफरेंस इंजन इन्वेंट किया था। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन सम ऑफ द फॉलोइंग हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है। तो कंप्यूटर इनमें से क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस हायरार्किकल ऑर्डर में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर सी है, पीसी, सुपर माइक्रो, लार्ज सुपर कंप्यूटर को जो है हायरार्किकल ऑर्डर में हम जो है कंसीडर कर सकते हैं, सी इसका सही आंसर है। द यूनिट ऑफ हार्डवेयर विच एन ऑपरेटर यूज टू मॉनिटर कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज द, ठीक है। तो जो यूनिट ऑफ हार्डवेयर रहती है जो कोई ऑपरेटर जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं इनमें से, तो उसे हम कंसोल बोलते हैं, डी इसका सही आंसर है। और यूनिट ऑफ हार्डवेयर मीन्स कि जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, जब हम इन यूनिट्स ऑफ हार्डवेयर को कम्बिनेशंस करके कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिलके कंसोल उसको हम बोलते हैं। तो आगे होगा आप लोगों को ये समझ, डी इसका सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट फैसिलिटी, तो इंटरनेट फैसिलिटी की में जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही रहती है, तो ये क्वेश्चंस भी हमने गलत कर दिया था, तो इसको भी आपने जो है ठीक कर लेना है, ठीक से समझ लेना है। पहले इसका ए देख लेते हैं। इट सर्व एज द लार्जेस्ट वन लाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनेट जो है लार्जेस्ट वन लाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है सपोर्ट सर्व करता है, तो ए इसका सही आंसर है, ए भी सही आंसर है। इट प्रोवाइड द मोस्ट डिपेंडेबल एंड लेटेस्ट मोड फॉर सेंडिंग ईमेल, ठीक है। तो ये मोस्ट डिपेंडेबल और लेटेस्ट मोड फॉर सेंडिंग ईमेल भी सर प्रोवाइड करवाता है, तो बी भी इसका सही आंसर है। इट इज़ ऑफ्टन मिसयूज एंड हैज़ ट्रिगर्ड साइबर क्राइम, ठीक है। और इसका जो है कभी कभार जो है मिसयूज भी किया जा सकता है और ऑफ्टनली मिसयूज भी किया जा सकता है, जिस वजह से जो है साइबर क्राइम भी क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके जो है ए बी डी जो है तीन ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, तो आप लोगों ने इसको भी करेक्ट कर लेना है। आगे देखते हैं कि अब बाकी सब्जेक्ट से जो है कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाउ मच डिड इट डैश टू रीच मुंबई बाई कार, तो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि मुंबई पहुँचने में जो है कितना खर्चा आ गया, ये ऐसा कुछ हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। और अगर हम लोगों ने जो है नाउन प्रनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशंस एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह वगैरह अगर ठीक से किए हुए होंगे तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे, हमारे लिए आसान भी है। अगर हमने उनको ठीक से नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर देने जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दिखने में आसान लगते हैं बट होते बहुत टफ है। कि जब हम 1 साल का कोर्स शुरू करेंगे चैनल पे तब हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम इसको जैसा भी है जितना भी है समझ लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मच डिड इट थी, प्रीपोजिशंस टू के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एस्टिमेट टू तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, चार्ज टू तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, और प्राइस टू भी यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी है, कॉस्ट, कॉस्ट टू रीच मुंबई बाय कार। ठीक है, तो मुंबई में पहुँचने में कितना खर्च आया, तो हम प्रीपोजिशंस टू के साथ क्या करेंगे, कॉस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डैश बाय पीपल्स प्रिस्क्रिप्शंस इट सीम्स दैट डेमोक्रेसी हैज़ सक्सीड इन इंडिया। तो ऐसा लग रहा है बोलते कि अगर पीपल लोगों की धारणा को देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है इंडिया में सफल हो गई है, तो ऐसा कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे ये भी प्रीपोजिशंस का ही एक सेंटेंस ले लिया है यहाँ पर। तो हमने देखना है कि बाय जो है पीपल को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तो बाय प्रीपोजिशंस के साथ हम इनमें से कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो प्लान्ड बाय ऐसा तो नहीं है, प्लान्ट तो बिल्कुल भी नहीं बाय के साथ आएगा। मेकिंग बाय पीपल्स तो ऐसा भी नहीं है, जो यहाँ पे बाय जो है डायरेक्टली पीपल्स को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर बी रहेगा, गोइंग बाय पीपल्स प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जिन लोग स्टूडेंट्स ने जो है नाउन प्रोनाउन या जो है प्रीपोजिशन सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट किए हुए होंगे, उनके रूल्स उन्होंने किए हुए हैं, तो उनके लिए तो आसान है, बाकी हल्के से टफ है ये, आप ऐसे ही डायरेक्ट देख लो। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड बी ईट ए बैलेंस डाइट। ठीक है, तो इसका तो बहुत आसान है कि सी इसका सही आंसर है, बैलेंस डाइट ही रहेगा। रिच स्पाइस और सॉल्टी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हमारी कॉमन सेंस भी हमें बता ही रही है, तो सी इसका सही आंसर है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेंट द करेक्ट सेंटेंस एमंग फोर। तो यहाँ पे हमने जो है एक सेंटेंस को जो है सेलेक्ट करना है, जो करेक्ट सेंटेंस है उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो सेंटेंस है अगर हमने टेंस किए हुए होंगे तो हम लोग जो है डायरेक्टली ही इंडिकेट कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस जो सही है और कौन कौन से सेंटेंस यहाँ पे गलत है। तो इसके लिए हमें टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर डी है, माई सिस्टर लेफ्ट फॉर अमेरिका लास्ट वीक। मेरी सिस्टर जो है पिछले हफ्ते अमेरिका चली गई, तो डी इसका सही आंसर है। ये और ये कौन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो डी इसका सही आंसर है। हेल्थ इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी। ठीक है, तो हेल्थ जो है कि इम्पोर्टेंट है टू बी, तो अगर हम लोगों को बाकी इन सभी के जो मीनिंग पता होंगे तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हमारे मीनिंग सही नहीं है इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में भी हमें जो है प्रॉब्लम आएगी। जैसे डेट स्टिट है, तो इसका मीनिंग क्या रहता है, इसका मीनिंग रहता है घृणा रहता है। डिस्पाइस्ड है, इसका मीनिंग भी जो है नफरत करना, घृणा गिरा वगैरह रहता है। और डिस्कार्डेड जो है बाहर किया हुआ, या मतलब जिसको बाहर कर दिया जाता है, तो उसको ये मीनिंग रहता है। तो ये तीन तो बिल्कुल भी इस सेंटेंस में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे जो आएगा निग्लेक्टेड वर्ड आएगा। हेल्थ इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी निग्लेक्टेड। ठीक है, तो जो है स्वास्थ्य की उपेक्षा करना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसा कुछ मीनिंग है इस सेंटेंस का। माई फादर कीप ऑल हिज डैश पेपर इन लॉक एंड की। ठीक है, तो मेरे पिताजी ने जो अपने कौन से पेपर है, कॉन्फिडेंशियल पेपर जो है उनको लॉक करके रखे हैं, मतलब की लगा के लॉक करके रखे हुए हैं। तो ये इसका जो है डी सही आंसर है, कॉन्फिडेंशियल्स यहाँ पे जो है आंसर आएगा। आगे देखते हैं, ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ऊ के उच्चारण स्थान क्या है, तो ये उसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। ये हम ओठों से इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान है, हिंदी लैंग्वेज से है, तो डी इसका है, ओष्ठ इसका जो है सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। गुणी जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प जो है तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द वो रहते हैं जो संस्कृत भाषा से सेम हैज इट इज लिए हुए होते हैं, वो जो है तत्सम बोलते हैं हम उन शब्द को। और जो वहाँ से संस्कृत भाषा से के बाद जो शब्द डिफरेंट रह हो जाते हैं उनको तद्भव बोलते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं जो टाइम के साथ शब्द, उसको हम तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पे पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। वो का उच्चारण स्थान कौन सा है, वो का उच्चारण स्थान हम लोगों ने बताना है, तो दंतोष्ट वो का उच्चारण स्थान है। ये चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, और ये बहुत आसान है, एक टेबल सा रहता है उच्चारण स्थान का, अगर हमें वो आ गया तो ये सब कुछ आ ही जाएंगे। और कुछ ऐसे ही आसान क्वेश्चन JOA में पूछे जाएंगे। ए में कौन सा स्वर है, तो इसमें हमने बताना है कि इन वर्ड में जो है कौन सा स्वर है, तो संयुक्त स्वर आता है, सी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो जो है मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई, ये हम लोगों ने बताना है, और इसका सही आंसर बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है नमक कानून को तोड़ने से हुई। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती जो आश्रम था वहाँ से यात्रा शुरू की, और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी नामक स्थान पर
मतलब पहुँचे थे वहाँ पे। और गांधी जी ने वहाँ पर नमक बनाकर जो है ब्रिटिश कानून, सरकार के नमक कानून को तोड़ा। तो ये कुछ स्टोरी थी इसकी। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो वो लाहौर अधिवेशन था जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक जो है भारत विधाता था। और राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? भारत के राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। और मूल रूप से इसे जो है बंगाली भाषा में लिखा गया। 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके लिए जो है हिंदी रूप में राष्ट्रीय गान को स्वीकृति दी। कब दी? 25 जनवरी 1950 को, मतलब राष्ट्रीय गान को हिंदी भाषा में जो है स्वीकृति दी। और इसको किसने लिखा हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है, तो हम सब लोगों को पता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या जो है कानून द्वारा, हम संसद में कानून लाकर जो है सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या बदल सकते हैं। तो 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो इसमें से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है उसके कार्यकाल से हटा सकता है। अभी हम लोगों ने न्यूज़ में भी तो देखा है कि पौंडुचेरी की जो राज्यपाल थी किरण बेदी को, वहाँ उपराज्यपाल थी किरण बेदी, उसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हटा दिया है अपनी सीट से। और जो हमारी यूटीज़ रहती है, केंद्र शासित प्रदेश जो रहता है, वहाँ पर राज्यपाल नहीं रहते, उपराज्यपाल रहते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा जो है भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है और इसका डिस्टेंस कितना है? 2525 किलोमीटर। भारत भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो इसमें जो है असम की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लंबी है भूटान के साथ जो लगती है, और इसके डिस्टेंस कितना है? 267 किलोमीटर है। पोशाक अगर दर्जी है तो बड़ी क्या है? बड़ी जो है फर्नीचर है। ये हम लोगों को याद रखना। पोशाक मतलब अगर कपड़ा दर्जी होता तो बड़ी लकड़ी होता, ठीक है। तो पोशाक तो वेल मेंटेन किया हुआ कपड़े का, वेल मेंटेन किया हुआ ड्रेस रहती है ना। तो फर्नीचर भी वेल मेंटेन किया हुआ लकड़ी का वो रहता है फर्नीचर। इसका इसलिए आएगा सी, इसका सही आंसर है। देख लेना आप। एक लड़की अपने घर से चलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा की ओर चल रही है? ये हम लोगों को बताना है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब उत्तर है, दक्षिण है, और यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, मतलब पूर्व है और पश्चिम है, ठीक है। तो वो अपने घर से चलती है, एच से चलना शुरू करती है, और उत्तर पश्चिम में कितना चलती है? 30 मीटर चलती है। फिर उत्तर पश्चिम से वो जो है दक्षिण पश्चिम में चलती है, कितना? 30 मीटर और चलती है। फिर दक्षिण दक्षिण पश्चिम से वो और चलती है, दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, 30 मीटर चलती है, फिर वो अपने घर की ओर मुड़ जाती है। तब अब हम लोगों को बताना है कि वो किस ओर जा रही है। तो वो जा रही है उत्तर उत्तर पश्चिम में जा रही है वो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी इसका सही आंसर रहेगा। तो ऐसा ही कुछ है, बहुत आसान है, इतना तो टफ तो नहीं है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी माता के पति की माता की पुत्री है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है भाई, ये तो अब लोकल क्वेश्चन आ गया है, समझने पड़ेंगे रिलेशन वाले। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वो मेरी माता के पति की माता की पुत्री है, मतलब मेरी माता के पति यानी मेरे राम के बाप की माता की पुत्री है, मतलब राम के बाप की बहन है। तो उस औरत का राम से क्या संबंध है? उस औरत का राम से क्या संबंध है? हमारे बाप की जो सिस्टर रहती है वो हमारी क्या रहती है? बुआ रहती है। तो इसका ए सही आंसर है। ऐसा ही रहता होगा कुछ, आप लोग भी इसको देख लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन गैस के प्रसरण का उदाहरण है? ये हम लोगों को बताना है। तो ये देखते हैं, खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक। वाह, हिंदी कितनी अच्छी लैंग्वेज है। तो डी इसका सही आंसर है। तो ये सारे जो है गैस के प्रसरण का उदाहरण है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बीमारी होती है। और इस बीमारी में क्या रहता है कि हमारी नसें जो है सूजन शुरू हो जाती है, हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, और हमें झुंझुना जो है महसूस नहीं होता कई बारी, और हम जो है पैरालाइज भी हो जाते हैं अगर ज़्यादा ही बेरी की कमी हमारे शरीर में रहती है।
स्विट्जरलैंड के राजदूत WP ब्लेजर ने किस वर्ष एक साइन बोर्ड स्थापित कर खजार को आधिकारिक तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया? तो ये हम लोगों को बताना है। तो कब दिया था? 7 जुलाई 1992 को उन्होंने जो है खजार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया। और दुनिया में 160 ऐसे और भी जगह है जिनको जो है स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि जो वहाँ राजदूत थे ये WP ब्लेजर, इन्होंने क्या किया कि खजार से एक स्टोन ले गए जो उन्होंने स्विस पार्लियामेंट में रखा है, ताकि वहाँ के लोग भी को भी याद रहे कि दुनिया में मतलब इंडिया में एक जगह है खजार नाम की जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। तो ये इसका सही आंसर है, ये आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का सर्वाधिक 36% किस हिमालय क्षेत्र का है? तो ये उप हिमालय क्षेत्र का है, सब हिमालय क्षेत्र मतलब जोन में आता है। तो 20 का सही आंसर है। चोला और डोरा निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक परिधान है? तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका पारंपरिक परिधान किसका है? ये गद्दी जनजाति का पारंपरिक परिधान है। चोला एक उनके पास बैग सा रहता है जिनमें वो अपने चीज़ों को रखते होंगे। डोरा एक मतलब रस्सी सी रहती है जो जिसको वो जो है हमेशा अपने कमर में बांधे रखते हैं। तो वो किसकी है? जनजाति परिधान गद्दी का है। और गद्दी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है इस जनजाति के बारे में। किस राजा के शासनकाल से बसोली चित्रकला अपनी प्रख्याति पर आई? राजा कृपाल पाल के शासनकाल में बसोली चित्रकला जो है अपनी प्रकृति पर आई। हिमाचल प्रदेश में नागर शैली का प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से कौन सा मंदिर है? कौन सा है? मसरूर मंदिर जो है वहाँ पे नागर शैली की जो है प्राचीनतम उदाहरण है। डी इसका सही आंसर है। निम्न में से किसको राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित किया है? मिट्टी की जांच कार्यक्रम। ठीक है, तो सार्वजनिक सेवा इसको घोषित कर दिया गया। अब किसान जो है मिट्टी की जांच कार्यक्रम जो है फ्री में करवा सकता है, सरकारी के जो भी इनके केंद्र रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही 10 से 75 वर्ष की महिलाओं को उनकी अपंगता अथवा मृत्यु पर लाभान्वित किया जा रहा है? तो वो कौन सी बीमा योजना है? मातृशक्ति बीमा योजना है। और इस बीमा योजना में क्या रहता है कि कोई महिला जिसने ये योजना करवाई होगी बीमा योजना, वो अगर उसको कोई चोट लगती है, अपंग हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलती है। अगर एक्सीडेंट में महिला की मृत्यु होगी तो फिर उसकी फैमिली वालों को 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये बीमा योजना तो अच्छी है, सरकार ने अच्छा काम किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? तो इसका ए सही आंसर है। 1365 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर का संस्थापक कौन है? तो कौन है इनमें से? बीरचंद नैना देवी मंदिर का संस्थापक है। और ये कहाँ पे है नैना देवी मंदिर? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर में है ये घाटी। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी पांडुलिपि कहाँ मिली है? सोलन में मिली है। सी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम क्या है? एलर्सली भवन है। बी इसका सही आंसर है। प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था? 1954 और 1955 में जो है प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत हुआ था। हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में से किसी प्रदूषण का खतरा नहीं है? तो 20 का सही आंसर है संजय परियोजना। और ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ये वहाँ पे भावा नामक कोई नदी है और उस नदी पे बनी है ये परियोजना। तो 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश के पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? जस्टिस फाजी अली थे जो विलय के पक्ष में नहीं थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की प्रस्तावना पास किया? तो वो कौन सा है प्रस्ताव पास किया? वो है हरियाणा राज्य है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। हाल ही में भारत में हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? दुनिया का तीसरा नंबर का देश बना है। और पहले नंबर पे कौन है? रूस और अमेरिका जो है पहले और दूसरे नंबर के है। तो भारत अब तीसरा नंबर है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहाँ पे की गई है इस हाइपरसोनिक सुरंग का उद्घाटन? हैदराबाद में किया गया है। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क सेवा शुरू की है? तो वो BSNL ने की है इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क सेवा। और इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि जहाँ पर भी जिन दुर्लभ एरियाज़ में जो है इंटरनेट नहीं मिलता सैटेलाइट से, वहाँ पर भी इंटरनेट मिलेगा। और क्या बोलते हैं ये हमारा प्रोसेस रहा, ये अमेरिका के साथ मिलकर हमने इस नेटवर्क सेवा को शुरू किया है इंडिया में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डियागो माराडोना का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित
थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फुटबॉल से संबंधित थे और 60 साल की एज में उनका जो है मृत्यु हुई। वो कैसे हुई? हार्ट अटैक से उनकी जो है डेथ हुई थी। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जमाखोरी की वैश्विक सूची 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 77वां स्थान मिला है इंडिया को विश्व की रिश्वतखोरी में। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है अभी पहले हाल ही में, और वो गोवा की जो है पहली महिला राज्यपाल थी। इनका निधन जो है दिल्ली में हुआ और ये जो है बिहार के मुजफ्फरपुर नगर के छापरा गांव से बिलोंग करती थी और इन्होंने जो है 46 किताबें लिखी थी अपनी लाइफ में। राइटिंग का इन्हें बहुत जो है इंटरेस्ट था। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिकी की उपराष्ट्रपति बनी है? मतलब पहली भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। तो ये तो हमारे इंडियन मीडिया ने हमें बार बार बताया है, कमला हैरिस जो है अमेरिका में जो है भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति बनी है। तो सी इसका सही आंसर है। ये कुछ क्वेश्चंस थे इस मॉक टेस्ट को लेकर और इसी के साथ हमने मॉक टेस्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ पे कोई कमी रह जाती है, कोई गलत है या फिर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको फील करते हैं फीडबैक के लिए, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगला जो मॉक टेस्ट हम करेंगे वो इस मॉक टेस्ट से काफ़ी एडवांस रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।